दोस्तों नमस्कार। छठी श्रृंखला में आज आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा की भूगोल हमारा पर्यावरण का दूसरा अध्याय हमारी पृथ्वी के अंदर। इस अध्याय में आप जानेंगे हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। यह लगातार चलायमान है और परिवर्तनशील होता है, यानी इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और यह किन तत्वों से मिलकर बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग। दोस्तों, पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी हुई है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो चित्र में जो सबसे ऊपरी परत है इसे परपटी, भूपर्पटी या इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। ये स्थल मंडल का भाग होता है। इसके अलावा जो पीला वाला कलर है, पीला, इसे मेंटल कहा जाता है और ये मध्यवर्ती भाग होता है। इसके अलावा जो सबसे आंतरिक भाग है जो हमारा सेंटर पे है उसको क्रोड या कोर कहा जाता है। ये पृथ्वी के सबसे आंतरिक या केंद्रीय भाग होता है। तो कुल मिलाकर जो हमारी पृथ्वी है इसकी मुख्य रूप से 3 परतें हैं, जिसको भूपर्पटी, मेंटल और जो सबसे आंतरिक परत है उसे हम क्रोड कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी या भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। और जो हमारा क्रस्ट है या भूपर्पटी है ये मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों से बना हुआ है। सिलिका जिसका कि फार्मूला Si होता है और एल्यूमिनियम Al होता है। तो इस तरह से दोनों अक्षरों को मिलाकर इस परत को यानी भूपर्पटी को सियाल परत भी कहा जाता है। यह सबसे पतली परत होती है। जो ऊपरी परत होती है ये पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है और महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में ये केवल 5 किलोमीटर तक मोटी होती है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना, जैसा कि हमने बताया कि सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है और इसके दोनों के शुरुआती अक्षरों C और L यानी सियाल परत कहा जाता है। महासागर की जो परपटी है वो मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सीमा परत कहा जाता है। और परपटी के ठीक नीचे जो भूपर्पटी है उसके ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत जो होती है क्रोड होती है। तो दोस्तों, मेंटल जो होता है, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। जो हमारा क्रोड है जो पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग में या सबसे निचली सतह में पाया जाता है, इसका घनत्व और तापमान अधिक होता है और इस परत में मुख्य रूप से निकिल और फेरस यानी लोहा, निकिल और लोहा जैसे तत्वों की प्रधानता है। तो दोनों के शुरुआती अक्षर Ni और Fe मिलाकर इसे क्रोड को निकिल परत भी कहा जाता है। चूंकि क्रोड का आयतन पृथ्वी के आयतन का मात्र 16% भाग है, लेकिन द्रव्यमान अधिक है क्योंकि अधिक घनत्व वाले तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 32% भाग केवल क्रोड समाहित करता है। ये जैसे इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है जो क्रोड है और यह मुख्यतः निकिल और लोहे की बनी होती है, इसलिए इसे निफे परत या केंद्रीय कोड का तापमान और यहाँ पे दाब और जो घनत्व होता है बहुत अधिक होता है। एक जो देखिए इधर बॉक्स में, ब्लू बॉक्स में बना है, क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तो दोस्तों, विश्व की जो सबसे गहरी खान है ये सोने की खान है जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसको पोनेंग गोल्ड माइन कहा जाता है। इसका नाम जो है पोनेंग MPONENG पोनेंग गोल्ड माइन है और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है, जबकि तेल की यानी खनिज तेल की खोज में इंजीनियर हमारे 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। और दूसरी बात ये कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो कि असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खुदाई करनी होगी, तब पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचा जा सकता है।
जबकि ये कार्य असंभव है। यहाँ एक देखिए, एक चित्र महाद्वीपीय पर्पटी और महासागरीय पर्पटी का आपको दिखाया गया है। यहाँ पर ये महासागरीय पर्पटी है, ये जो महासागरीय पर्पटी है, और ये जो हमारे हैं महाद्वीप हैं, इसके नीचे महासागरीय पर्पटी है और महाद्वीपीय पर्पटी, ये हमारे महासागर हैं जो ब्लू कलर में है, और इसके नीचे की परत जो है ये महासागरीय पर्पटी को दर्शाता है। तो जो पर्पटी है, क्रस्ट है, उसकी मोटाई बहुत अधिक नहीं है, बल्कि जो मेंटल और क्रूड है इसकी मोटाई बहुत अधिक होती है। अब इसको समझने के बाद आइए जानते हैं शैल और खनिज के बारे में। तो शैल या चट्टान, जिन्हें रॉक्स कहा जाता है, तो पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम और कठोर पदार्थों को शैल कहा जाता है। और पृथ्वी की पर्पटी जो है या क्रस्ट अनेक प्रकार के शैलों से बनी हुई है। आपने जान लिया शैल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के क्रस्ट या पर्पटी में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम और कठोर पदार्थ शैल कहलाते हैं। पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहा जाता है, और शैल विभिन्न रूप, रंग, आकार और गठन के हो सकते हैं। एक तथ्य है जो आपको पूछा गया है कि क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है, और 84% मेंटल और 15% हिस्सा क्रूड का है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है। अब शैल के बारे में, तो शैल आपने जान लिया कि पृथ्वी की पर्पटी यानी जो हमारा क्रस्ट है, ऊपरी सतह है, उस पर बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहा जाता है। मुख्य रूप से जो शैल होते हैं दोस्तों, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आग्नेय शैल, जिन्हें इग्नियस कहा जाता है, इग्नियस रॉक्स। दूसरा अवसादी या सेडिमेंट्री शैल, और तीसरा कायांतरित या मेटामॉर्फिक शैल। तो ये शैलों के 3 प्रकार होते हैं। अब आइए जानते हैं एक एक प्रकार के बारे में। तो द्रवित मैग्मा, जो ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा मैग्मा निकलता है, तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय या इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इन्हें हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्भेदी शैल और दूसरा बहिर्भेदी शैल। आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कभी कर सकते हैं? आपने जियोग्राफी चैनल पे देखा होगा दोस्तों। वास्तव में जियोग्राफी और डिस्कवरी चैनल पे काफ़ी हद तक बहुत सटीक जो उनका कैमरा होता है उसे दिखाया जाता है। तो वास्तव में ये जो तरल मैग्मा होता है वो आग की तरह लाल और द्रवित होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, और पर्पटी पर इसी प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। और इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाले कणों से होती है, जैसे कि बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, और इस प्रकार बने शैल ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। जो द्रवित मैग्मा पृथ्वी के भूपर्पटी के बाहर आ जाता है वो बहिर्भेदी आग्नेय शैल है, और जो अंदर ही रह जाता है वो अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहलाता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बने बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, और जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट शैल है हमारा, ऐसे ही शैलों का उदाहरण है। लेई, मसालों और दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षक पत्थरों का प्रयोग करते हैं वे भी ग्रेनाइट से ही बने होते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर और एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को अवसाद कहा जाता है। ये अवसाद हवा, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर और कठोर होकर शैल की परत बनते हैं। ये इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहा जाता है। तो अवसादी शैल जो पृथ्वी, हवा और चट्टानों के टुकड़े जमकर बहकर जो चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं वो अवसादी शैल कहलाते हैं। और इन शैलों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं उनके जीवाश्म भी शामिल हो सकते हैं। तीसरा है दोस्तों आग्नेय और अवसादी शैल जो होते हैं ये उच्च ताप पर और उच्च दाब के कारण रूपांतरित या कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, और ये सभी रूपांतरित या कायांतरित शैलों के उदाहरण हैं। एक देखिए जीवाश्म शब्द आया था, तो जीवाश्म या फॉसिल्स किसे कहते हैं? शैलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म दोस्तों, जीवाश्म वो होता है जो शैलों की परतों में दब जाता है। ये मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष होते हैं जो काफी लंबे समय तक जम जाते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर।
अब देखिए सैलों का हमारे लिए उपयोग क्या है। तो दोस्तों सैल या रॉक्स हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सैलों का उपयोग सड़क, घर और इमारत बनाने के लिए किया जाता है। और आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं, जैसे 7 पत्थर जो पिट्ठू खेला जाता है, चिबिड्डी या स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर या गिट्टी आदि जो खेल खेले जाते हैं उनमें सैल या पत्थरों का उपयोग किया जाता है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा दोस्तों कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सैल जो होती है वो चक्री तरीके से यानी क्रमिक रूप से एक दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को सैल चक्र कहा जाता है। सैल चक्र क्या है? तो दोस्तों कुछ निश्चित दशा या परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि एक प्रकार की सैल ये दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रक्रिया को सैल चक्र कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा जो होता है वो ठंडा होकर ठोस आग्नेय सैल बन जाता है और ये आग्नेय सैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होकर अवसादी सैल बनाते हैं। और ताप और दाब जैसी परिस्थितियां मिलने के कारण दोनों आग्नेय और अवसादी सैल कायांतरित रूप में बदल जाते हैं और अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित सैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं और ये जो लिक्विफाइड मैग्मा है ये ठंडा होकर ठोस आग्नेय सैल में परिवर्तित हो जाता है। इसे आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ये देखिए ये ज्वालामुखी है, मैग्मा यहाँ से बाहर निकलता है और मैग्मा या द्रवित मैग्मा जो है उसका ठंडा होने से आग्नेय सैल का निर्माण हो रहा है और आग्नेय सैल के टूटने फूटने या अवसाद और तलछट से जो है अवसादी सैलों का निर्माण होता है और अवसादी सैल से अवसादी और आग्नेय दोनों प्रकार के सैलों से देखिए कायांतरित सैल का निर्माण होता है और ये कायांतरित सैल धीरे धीरे ये ताप और दाब जैसी परिस्थितियां पाने पर कहीं न कहीं फिर मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और जब ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होता है तो फिर से ये आग्नेय सैल में बदल जाता है। सैल जो होते हैं दोस्तों विभिन्न प्रकार के खनिजों के बने होते हैं। सैलों का निर्माण खनिजों से होता है और खनिज जो है, खनिज किसे कहते हैं? खनिज या मिनरल्स। तो खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिजों का मानव जाति के लिए, मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ खनिजों का प्रयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि और उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।